सुदामा प्रशासन का वीडियो देखने वाले तमाम इलेक्ट्रोमैथ को नमन। आज मैं आपको वीडियो में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बताने के लिए सोच रहा हूँ, देखो कितनी सफलता मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड और एंजाइम के बगैर कोई भी वैक्सीन नहीं बनती है। इसी विषय को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बछड़े के सीरम वैक्सीन बनाने के लिए बछड़े के सीरम इस्तेमाल करने पर लोगों ने एतराज किया। वैज्ञानिकों से, चिकित्सा वैज्ञानिकों से भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूछा कि ये बात माजरा क्या है। तो लोगों ने कहा कि बछड़े के सीरम के बात को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर परोसा है। ये एक्चुअली वैक्सीन बनाने के लिए गोवंश का सीरम आज से नहीं बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो वैक्सीन है रेबीज के लिए, प्लेग के लिए, चेचक के लिए, पोलियो के लिए बरसों से बनाया जा रहा है। आज कोई नई बात नहीं है। अब वास्तविकता ये है कि बछड़े के सीरम से में जो एंजाइम पाए जाते हैं या गोवंश के सीरम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसका सीधा इस्तेमाल वैक्सीन में नहीं किया जाता है। उस एंजाइम से वीरो कोशिका का डेवलपमेंट किया जाता है। अब वीरो कोशिका क्या है? वीरो कोशिका के विकसित होने से वो वैक्सीन के प्रोटीन को पहचानता है और मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे वायरस बन जाते हैं और उस वायरस में उस वैक्सीन उस वायरस के मेमोरी याद रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है? वो कोशिका के मेमोरी में संचित रहता है और उस कोशिका को निष्क्रिय कर दिया जाता है और फिर उस कोशिका को वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सीधे बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वैक्सीन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। उसके एंजाइम से वीरो कोशिका विकसित किया जाता है। वीरो कोशिका मल्टीप्लिकेशन से वायरस को संक्रमित किया जाता है और तब उस वायरस को भी निष्क्रिय करके वैक्सीन बनता है। तो बात क्लियर हो गया कि एंजाइम इस्तेमाल किया जा रहा है वैक्सीन बनाने में। अरे हाल के दिनों में मैंने गूगल पर देखा या मुझे को मिला कि अमेरिका का पेंसिल्वेनिया शोध संस्थान का एक शोधकर्ता हेनरी डेनियल ने पौधे के प्रोटीन से एंजाइम से एक वैक्सीन एक च्युइंगम इस्तेमाल व्यवहार पर रिसर्च कर रहा है। एक्चुअली उस हेनरी डेनियल ने उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए पौधे के प्रोटीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम 2 का इस्तेमाल उच्च हाइपरटेंशन के लिए किया था। लेकिन टेस्ट के दरम्यान में, एक्सपेरिमेंट के दरम्यान में उन्होंने देखा कि वायरस के जो स्पाइक होते हैं, स्पाइक मतलब आपने समझा, एंटीना जैसा जो निकले हुए होते हैं उसके स्पाइक कहते हैं। एक्चुअली कोरोना नाम जो पड़ा है, सूरज की रश्मियां जो छिटकती हैं, जो बाहर की ओर छिटकते हुए सूरज का रोशनी देखा होगा, रोशनी निकलती है, उसको कोरोना कहते हैं। सूरज के रश्मि के किरणों को कोरोना कहा जाता है और वायरस के शरीर पर भी उसी तरह का कोरोना के टाइप का सूरज के रश्मि की तरह का स्पाइक बना होता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। और कोरोना फिर उसके कोई कोविड-19 रख दिया, तो कोई वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग नाम रख दिया, लेकिन कोरोना सब में होता है। जितने भी वायरस होते हैं सब में हो, चेचक के हो, पोलियो के हो, रेबीज के हो, सब में होते हैं और उसी से वो एक संक्रमित सेल में जाकर उसके प्रोटीन के पहचानता है और उसके अनुकूल फिर अपने में डेवलप करने लग जाता है। तो उसके जो च्युइंगम हेनरी डेनियल ने जो प्रोटीन बनाया, उसने देखा कि ये वायरस के स्पाइक को अपने जाल में समेट लिया और उसको बढ़ने नहीं दिया, मल्टीप्लाई नहीं होने दिया। तब उसके दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस एंजाइम को, पौधे के एंजाइम से किया था, ध्यान रखिएगा, पौधे के एंजाइम को उसने च्युइंगम में मिलाया। उसने सोचा कि जो
वायरस फैलते हैं, पहले लार ग्रंथियां में जो लार बनते हैं उसमें वायरस की मल्टीप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और जब हम खांसते हैं, बोलते हैं या थूकते हैं तो संक्रमित लोगों को संक्रमित कर देता है। इसी दरम्यान में एक और न्यूज आया है। न्यूज ये आया है कि जो 2 डोज वैक्सीन का ले चुके हैं, जो व्यक्ति वैक्सीन कोरोना वायरस से बचने के लिए 2 डोज ले चुके हैं, वो भी अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसने कोई डोज नहीं लिया है तो उनसे संक्रमित हो सकते हैं। अब यहाँ पौधे का एंजाइम हेनरियट डेलिन ने इस्तेमाल किया, च्युगम इस्तेमाल किया। क्यों? च्युगम जब बनता है तो लार ज्यादा बनता है और लार से वही जाल में अपने कोरोना वायरस को फंसा लेता है। तो ये बात यहाँ भी तय हुई कि पौधे के एंजाइम से ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम 2 कोरोना वायरस को रोकता है। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट की बताता हूँ। जितने भी कंपनी चाहे जो भी वैक्सीन बना रही हो कोरोना के लिए, जो भी वैक्सीन, सब में इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है। जो होम्योपैथ चिकित्सक हैं वे जानते हैं कि कालीम्यूर और नाइट्राम्यूर और कालीफॉस एंटीवायरस एक्शन बॉडी पर देते हैं। वो 6x का होता है, 1:10 लाख का में अगर पोटेंटाइज कर दिया जाए तो वो कोरोना किसी भी तरह के वायरस को रोकता है, एंटीवायरस एक्शन करता है। अब कालीम्यूर आप नहीं समझे होंगे। कालीम्यूर पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्राम्यूर सोडियम क्लोराइड, हर वैक्सीन में ये मिला कि इसके बगैर वैक्सीन बन ही नहीं सकता है। इसलिए ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का RCI 14 जो इंस्टीट्यूट ने 1986 में एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया कि ये एंटीवायरस इसका एक्शन है, इसके इस्तेमाल से वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता है। और हमने देखा जहाँ कहीं भी इसका RCI 14 का इस्तेमाल हुआ उन व्यक्तियों को वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगा। तो और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रोलाइट का है। अगर उस RCI 14 के साथ कालीम्यूर, नाइट्राम्यूर या कालीफॉस भी शामिल कर दिया जाता है तो एक ग्रेड का एंटीवैक्सर बन जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एंजाइम वायरस को रोकता है करीब करीब मान लिया है, और इलेक्ट्रोलाइट भी मान लिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इलेक्ट्रो शब्द भी सटीक और सार्थक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमारे एक बंधु ने कहा दिया कि इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन नहीं होता है। वो जब इसका श्वसन के समय, भोजन के डाइजेशन के समय में, ऑक्सीडेशन के समय इलेक्ट्रॉन का तब्दीली होता है, इलेक्ट्रॉन जुटते हैं तब उनका डाइजेशन होता है, वहाँ उसका इलेक्ट्रॉन का काम है, यहाँ नहीं है। तो ये साबित हो गया कि हमारे सीजर मैटी बिल्कुल सही थे। पौधों के वैसे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, पौधे के वैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जो बॉडी पर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स नहीं है। अब आज वैज्ञानिक भी वही कह रहे हैं कि वायरस का बनाने में सीरम का एंजाइम हो कि अंडे का एंजाइम हो कि गोवंश का कोई एंजाइम हो, इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है। इसलिए भी आप भले ये ना साइंस फैकल्टी के ना आप इसको अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, अध्ययन करेंगे तो आज के वैज्ञानिक वहीं पहुंच रहे हैं जहां मैटी आज से 160-170 साल पहले पहुंचा हुआ था। आज भी वही दोहरा रहे हैं। आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात लीजिए, अगर 0.01% को आप जब 10 गोली में आप जब कैलकुलेट करते हैं तो 1 करोड़ होता है। 1 अरब। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब किसी भी अणु का अरबवां भाग। आज जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो मैटिया नैनो टेक्नोलॉजी तो 1950 में आया है। उसके पहले उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हुआ था। जब इंस्टीट्यूट आया, इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई तो ये एक्सप्लेन हो गया कि मैटी बिल्कुल 100% सही राह हम लोगों को दिखाया है। अगर हम राह पर चले तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन विजय इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैटी रेमेडीज की होगी और विश्व की यह चिकित्सा पद्धति होगी। मैटी ने ठीक ही कहा था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज की चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह कल की चिकित्सा पद्धति आने वाले युग का है। आज सुदाम प्रसाद जो किताब लिखा है
वो किताब आज के युग के लड़कों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए नहीं लिखा है। ये मैंने आगे की पीढ़ी के लिए लिखा है। जब साइंस फैकल्टी की पढ़ाई कंपलसरी कर दिया जाएगा इलेक्ट्रोपैथी में, उस समय सुदाम साहब की किताबों की खोज होगी। अब की बार आपको एक बड़ा विचित्र वीडियो मैं दूंगा। तो वीडियो का है कि कांग्स मैटी की मैटी रेमेडीज और मैटी भावना इटली के में स्थित भावना नदी में बह गए। कैसे बह गए? भावना नदी में एक टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि विद्यार्थी बताओ सबसे भयंकर नदी कौन, भयानक नदी कौन है? कोई विद्यार्थी खड़ा होकर के सर भावना नदी भयानक है। अब इस पर मैं एक वीडियो आपको दूंगा कि कैसे मैटी भावना में बह गए और मैटी रेमेडीज भी बह गया। अब की इसी विषय पर बात करूंगा।